ऑन है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर धनंजय। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर ज़िले के विद्यापति थाना के बढ़ौना पंचायत में और इस समय हमारे साथ हैं कुणाल कुमार जी। ये बढ़ौना पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि पैक्स क्या है, पैक्स कैसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, पैक्स की क्या कार्यप्रणाली है और पैक्स का क्या संगठन है, किस तरह से पैक्स का संगठन बनता है, पैक्स में किस तरह के घटक होते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम सर से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर धनंजय चैनल पे। आपका बहुत बहुत धनंजय जी, आपको भी और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन तमाम लोगों का आभार, धन्यवाद कि आप कुछ सवालात लेकर मेरे पास आए। आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। सर, पैक्स क्या है? देखिए, पैक्स का फुल फॉर्म है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड। ये हर एक वर्ड जो है वो पारिभाषित वर्ड है, शब्द है। इसको डिफाइन करना होता है। किया हुआ डिफाइन है ये। प्राथमिक मतलब शुरुआती, कृषि, साख मतलब क्रेडिट, सहयोग कि जितने मेंबर हैं उनका आपसी सहयोग होना चाहिए और इसका मिलके एक समिति होता है। और ये एक ग्राम पंचायत में इसका लिमिटेशन है कि ग्राम पंचायत के अंदर में काम करता है। जितने भी इसमें सदस्य होते हैं वो अपना शेयर डालते हैं। सपोज कीजिए कि एक सदस्य 10 रुपया शेयर डाल रहा है और टोटल सदस्य मिला के हमारे पास 1 लाख रुपया हो रहा है और वो 1 लाख रुपये से अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उससे जो मुनाफा आएगा वो शेयर होल्डर का होगा। अच्छा। और उससे जो घाटा होगा वो शेयर होल्डर का जाएगा। तो दरअसल ये पूरा एक व्यवसाय है कि भाई जितने भी सहयोग हैं अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए और इसका एक प्रबंधकारिणी समिति होती है जो चुनाव के जरिए आता है और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 13 लोग होते हैं जो प्रबंधकारिणी सदस्य होते हैं। इसमें भी आरक्षित कोटा होता है कि महिला कोटा से आएगा, अति पिछड़ा से आएगा, अनुसूचित जाति से आएगा, पिछड़ा से आएगा। तो पूरा एक कोटा होता है कि इस कोटा से चुन के चयनित सदस्य होते हैं। इसकी कार्यकारिणी समिति होती है और कार्यकारिणी समिति एक प्रबंधक होता है और ये सब मिलके एक व्यवसाय करते हैं। कोई भी व्यवसाय, जैसे कि सरकार द्वारा खाद का व्यवसाय है, अब खाद का व्यवसाय सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान वो देती है। इसके अलावा भी आप कोई भी व्यवसाय चाहें तो कर सकते हैं। ये पैक्स पर निर्भर होता है, पैक्स के रिजोल्यूशन पर निर्भर होता है कि उसके रिजोल्यूशन में जो भी चीज़ है वो व्यवसाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की होती है कि पूंजी कहाँ से आएगा। तो पूंजी सदस्य का होता है। जो सदस्य होते हैं, गवर्नमेंट कोई पूंजी आपको नहीं देती है। पैक्स में सबसे समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट आपको, सरकार कोई पूंजी नहीं देती है कि हम अमुक पैक्स को ये पूंजी दे रहे हैं वो अपना व्यवसाय करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जैसे गोदाम बनाने के लिए वो लोन देती है। गोदाम बनाने के लिए पैसा नहीं देती है। जैसे बढ़ौना पैक्स में हमने पहली बार गोदाम बनाया था तो बढ़ौना पैक्स पर लोन है जो कि पैक्स को चुकाना होगा। अच्छा। अभी जैसे पिछली बार सरकार का मिशन आया था, कृषि यंत्र मिशन का, तो बढ़ौना को ट्रैक्टर मिला था। तो ट्रैक्टर मिला मुफ्त में नहीं, वो ट्रैक्टर बढ़ौना समिति पर लोन है। अच्छा। अब वो समिति को उससे अर्जित करके उसके लोन को वापस करना है, रिफंड करना है। अगर समिति को कोई सरकार पैसा देती है, इसमें जो साख है, क्रेडिट शब्द है, यही है कि भाई जो पैसा आपको मिल रहा है आप उससे कमाइए और कमाई का हिस्सा शेयर होल्डर के साथ रखिए और बाकी पूंजी जो है आप उसको इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिए। ये सरकार जैसे MSP पर खरीदारी करती है, गेहूं कहने के लिए तो सरकार सारी फसलें करती है, लेकिन मुख्य रूप से धान की जो खरीदारी होती है उसमें भी सरकार लोन देती है। लोन से आप किसान को देते हैं, फिर गेहूं खरीद के या चावल खरीद के आप सरकार को देते हैं, फिर सरकार आपको अपना कमीशन देता है। तो ये पूरी तरीके से एक व्यवसाय है जो सभी सदस्य मिलके करते हैं और अध्यक्ष जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड, पैक्स, यही पैक्स। जो समिति के सदस्य होते हैं सर, वो वार्ड वाइज आते हैं क्या? नहीं, ये नहीं है। पूरे ग्राम पंचायत में जो उसका क्षेत्र है वहाँ से कोई भी सदस्य बन सकता है। सदस्य के लिए है कि आप समिति को आवेदन दीजिए और समिति उस पर विचार करती है। समिति के पास विचार करने का अधिकार है, उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होता है। अगर अस्वीकृत भी कर रहा है तो किसी वजह से, कारण से अस्वीकृत कर रहा है, और स्वीकृत कर रहा है तो उसकी वजह होती है। तो वो स्वीकृत करके और फिर वो मेंबर कोई भी बन सकता है। इसके लिए ऐसा लिमिट नहीं है। ग्राम पंचायत से बाहर के भी लोग मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो किसी दूसरे पैक्स के मेंबर नहीं है।
अच्छा। तो वो कोई भी मेंबर बन सकता है। अभी हमारे ग्राम पंचायत में ही देखिए कि जहाँ तक मुझे याद है कि शुरू में 750 या 800 के करीब में मेंबर था, अभी करीब 1760 मेंबर है। तो मेंबर बहुत तेज़ी से अब लोगों ने बढ़ाया है और सभी पैक्स में होता है, तो मेंबर कोई भी बन सकता है, इसमें कोई इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, किसान के जो मेंबर बनते हैं वो उनकी क्या अर्हताएं रहती हैं, मतलब कौन कौन लोग बन सकते हैं? देखिए कोई भी लोग बन सकता है, बालिग होना चाहिए, उस पर कोई गबन का या कोई केस नहीं होना चाहिए, किसी भी डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि डिफ़ॉल्टर नहीं, चूँकि व्यावसायिक चीज़ है, डिफ़ॉल्टर नहीं, काली सूची में नाम नहीं होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए किसान, बस यही सब, कोई अर्हता नहीं है। बस जो भी किसी ग्राम पंचायत का नागरिक है वो इसके लिए मतलब उपयुक्त है, वो उसका नाम इसमें जोड़ सकता है। सर ये बताइए कि बहुत सारे लोग चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, बहुत आज के समय में उम्मीदवार तो खड़े भी होते हैं, लेकिन उनके पास ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होके बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में वो डालते हैं और बाद में फिर अगर वो लोग भी चुना के आएंगे तो फिर उस तरह से काम करते हैं। उनके पास जानकारियाँ तो होती नहीं है और उससे वो लोगों के बीच एक र्यूमर और अफवाह या कुछ इस तरह का बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ उसके कार्यप्रणाली में काम करने की चीज़ों के बारे में बहुत हद तक जानकारी नहीं होने के बाद और वो कैसे काम करता है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि हम तो चुनाव में एक तरह से वोट से जीत जाते हैं, लेकिन जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनको काम करने के लिए जो काम उनको दिया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसका जानकारी नहीं होके बहुत सारे ऐसे हैं जो अयोग्य तरीके से जीत जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? देखिए धनंजय जी, ये सीधी बात है कि मैं अभी पैक्स अध्यक्ष भी हूँ, मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ। तो जब हम मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो हमने एक बनाया था कि भाई ये हम घोषणा पत्र कह सकते हैं आप। तो जब घोषणा पत्र हम बना रहे थे तो हमारी टीम डिस्कशन के बाद हमने बनाया। जब हम जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि हम ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना देंगे या हम कहते हैं कि अमुक रोड बना देंगे, तो कोई भी घोषणा करने से पहले आपके पास होमवर्क होना चाहिए। विदाउट होमवर्क अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो ये गलत है। तो हम जो बोलते हैं या जो भी राजनीति में जिम्मेदार तरीके के लोग हैं वो जो बोलते हैं तो वो अपना होमवर्क करके बोलते हैं। बिना होमवर्क के बोलना ये तो मतलब उपहास के पात्र होना हो गया। और दूसरी बात है कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को खड़ा होने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति को अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि वो किसकी बात को एक्सेप्ट करता है और किसकी बात को रिजेक्ट करता है। तो ये तो लोकतंत्र है, यही सौंदर्य है डेमोक्रेसी का और होना भी चाहिए कि भाई 2 लोग 4 लोग 10 लोग खड़े होते हैं, अब उसमें से जनता बेस्ट को चुनाव करती है और लोकतंत्र है, इसमें एक को जीतना है एक को हारना है, इसमें कोई बड़ी बात आपको जान के आश्चर्य होगा। मेरे पास काफ़ी लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का। मुझे लगता है मैं अभी तक 40-42 चुनाव लड़ चुका हूं और 2-4 चुनाव हारा भी हूं। मैं हारने के बाद सबसे पहले जीतने वाले को मैं बधाई देता हूं। मैं उनके सामने उनको बधाई देता हूं कि भाई आप जीत गए, बहुत अच्छा है, अच्छे से आप काम कीजिए। और हारने के बाद अपने हार को भी मैं सेलिब्रेट करता हूं। ये हार और जीत हिस्सा है। और चुनाव में जनता के सामने वादा करना, आप अपने होमवर्क के साथ जाइए कि जो हमने वादा किया है उसको हमें कंप्लीट करना है। हो सकता है या नहीं हो सकता है तो आपको वादा करना चाहिए, क्यों नहीं आप वादा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के पास जाएंगे वादा करने के लिए कि हम ये करेंगे लेकिन जिनको समाज ने देखा हुआ है। अब मैं 10 साल से पैक्स अध्यक्ष हूँ। पिछली बार मैं विद्यापति में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला पैक्स अध्यक्ष था। तो मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, तो मैंने क्या किया है, लोग मेरे काम पर वोट देंगे। अगर मैंने काम नहीं किया है तो वोट मुझे नहीं देंगे। और मैं बिल्कुल अपने चुनाव प्रचार में मैं इस बात को मैं कहूँगा कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट ना दें। अगर मैंने काम किया है और मुझ में आपको संभावना दिख रही है तो मुझे वोट कीजिए आप। और काम नहीं किया तो क्यों आप मुझे वोट सिर्फ इसलिए मत दीजिए कि मैं कुणाल हूं या मैं कुछ वो, इसलिए आप वोट मत कीजिए। आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती है। तो वोट कास्ट करने से पहले आप देख लें कि हाँ मैं कुणाल को 2 बार से वोट कर रहा हूं, क्या वो सही में मेरे लिए, मेरे सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। अगर कुणाल यूज़फुल है फिर उसको रिपीट कीजिए, कुणाल यूज़फुल नहीं है तो उसको रिपीट मत कीजिए। और हो सके तो मुझे भी कन्विंस कीजिए कि मैं भी अपना वोट आपको दे दूँ।
इनसे मैंने ये कह रहे थे कि लोकतंत्र है, सबों को खड़ा होने का अधिकार है और हम मतलब 10 साल से अध्यक्ष हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं तो जनता हमारे कामों का मूल्यांकन करे और उसके बाद हमें मौका दे। बाकी अगर जनता को उस मूल्यांकन में लगता हो कि किस उम्मीदवार को देना है, इसके लिए जनता लोकतांत्रिक तरीके से वो आज़ाद है, वो अपना काम को देख के चीज़ों को वोट करे और इसके लिए हम बहुत मतलब इस चीज़ को हम एक लोकतांत्रिक तरीके से मानते हैं। और बहुत जायज़ बातें हैं कि इन्होंने ये बताया कि चुनाव है, चुनाव में डेमोक्रेसी में कोई जीतता हारता है, लेकिन उसको व्यक्तिगत तौर से नहीं लेके और उसको संकीर्ण सोच से नहीं लेके, लोकतंत्र है, चुनाव में लोग लड़ेंगे तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, जनता किस तरह से कन्विंस हुई इसका कोई ये मतलब नहीं है। मतलब राजनीति को एकदम राजनीति के तौर पे लेना चाहिए, इसको संकीर्ण तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग चुनाव में खड़ा होते हैं, वायदा बहुत कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनाव के टाइम में बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बाद में टेक्निकल इश्यूज़ आ सकता है, लेकिन उनको जैसे अगर पहली बार खड़ा हो या खड़ा होते हैं तो बाद में टेक्निकल चीज़ें आ सकती है, वो प्रॉब्लम फॉल्ट हो सकता है, लेकिन वो उस समय एक जनता का लोकप्रियता हासिल करने के लिए बहुत सारी बातें कहते थे कि हम ये कर लेंगे। दूसरा नंबर, जो उस काम को करने जा रहे हैं उसके बॉडी में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कौन सी कामें नहीं हो सकती है, इसका एक तो स्टडी नहीं होने के कारण वो इस तरह की चीज़ों को नहीं जानने के बाद बोल देते हैं, लेकिन वो चुनाव में खड़ा हो जाते हैं और बाद में फिर वो भी फिसड्डी साबित हो जाते हैं और नहीं होते। तो पैक्स जैसे चुनाव में खड़ा होने से पहले तमाम होमवर्क और वो कामों को कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें तो होना चाहिए सारे उम्मीदवारों के बीच में, क्योंकि आज के समय में चुनावें तो हो रही हैं, लोग खड़ा हो रहे हैं, लेकिन उनको जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व में क्या सब चीज़ें हैं उसका कोई स्टडी नहीं होने के कारण बाद में वो सब चीज़ें भी एक फेक साबित हो जाती है कि भाई हमने तो वादा कर दिया, अब कोई खड़ा होके वादा कर देंगे कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन वो काम में बाद में क्या टेक्निकल इश्यूज है इस पे। देखिए धनंजय जी, वही मैंने कहा कि पहले होमवर्क करना चाहिए। जैसे मुखिया चुनाव से पहले हम लोगों ने वादा किया कि हम रेलवे में रोड बना देंगे, तो जब हमने वादा किया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, रेलवे में कैसे बना देगा, लेकिन हम लोगों ने बनाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी जब आप वादा आप करते हैं तो उसके पीछे आपके पास होमवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एलियन हूँ या मैं भगवान हूँ कि मैं आ गया तो सारा नियम कानून बदल गया, नहीं, नियम कानून वही होता है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास होमवर्क होना चाहिए। तो हम लोग या हमारी टीम के लोग जो वादा करते हैं हम उसको पूर्णतः कोशिश करते हैं पूरा कर दें और पूरा करते हैं, वही चीज़ हम अपने घोषणा पत्र में जारी करते हैं। जैसे पैक्स में मैं जब 2014 में मैं पैक्स चुनाव जीता था, उससे पहले बरहौना में पैक्स अपेक्षाकृत कम एक्टिवेट था या नहीं एक्टिवेट था। अब यही समझिए कि करीब 18,500 पॉपुलेशन है और 700 मेंबर था, आज 1760 मेंबर है। तो ये तो मैंने डेमोक्रेटिक तरीके से इसका विस्तार मैंने कर दिया है। इसके अलावा जो है हर टोला में, हर जाति में, हर समाज में मैंने इसका विस्तार कर दिया है। हमने गोदाम बना दिया, हर सीज़न में हम खाद लाते हैं और किसानों को देते हैं, लेकिन आज तक किसी किसान ने शेयर का पैसा नहीं दिया। अगर सपोज कीजिए हम खाद लाते हैं, एक बार खाद लाने में 10 लाख से 12 लाख रुपए आता है, तो 12 लाख रुपया तो जो मेंबर है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और फिर उनका मुनाफा में उनको शेयर लेना चाहिए। लेकिन बिना किसी इवन जो पुराने अध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा मुझे प्रभार भी नहीं दिया गया। 1,23,00,000 के गबन का आरोप है, जो हमारे पास ऑडिट है, सरकारी ऑडिटर के द्वारा आरोप है। इसके बावजूद भी हम लोग पिछली बातों में नहीं गए कि जो है हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पीछे उसमें पकड़ के नहीं रखना चाहते हैं। तो हम हर कोशिश करते हैं, हर साल हम खाद लाते। पिछली बार ही देखिए कि सरकार की तरफ से DAP और यूरिया के आवंटन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। सरकार के पास NF नहीं है, DAP और यूरिया होता है कि वो दे सके। इसके बावजूद भी हम लोग को जैसे होता है करके लाते हैं और अच्छे किसान हम आपको बताते हैं। जैसे सुबोध भाई जी हैं अच्छे किसान हैं हमारे टोला में, हेमंत चा हैं, अरुण चा हैं, ऐसे ढेर सारे किसान हैं जो पिछली बार भी हमारे यहाँ से खाद लेके गए थे। फिर इसके बाद हम खरीदते हैं अनाज, जैसे है तो अनाज में मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, जैसे आराम आह्लाद कुंवर हैं, हमने उनका भी गेहूँ भी खरीदा, धान भी खरीदा। एक
ही किसान नहीं है, ऐसे ढेर सारे किसान हैं जिनसे हम परचेज करते हैं। हमारे पास लिस्ट है कि हम करते हैं। और चुनाव के बाद मैं इस बात को नहीं होता हूँ किसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। जिस समय चुनाव खत्म हो गया बात वहीं खत्म हो गई, अब बात आगे की होती है। तो जो भी लोग हैं, जो भी लोग हमारे पास आए हैं, पैक्स के पास आए हैं, पैक्स ने उनको खाद दिया, पैक्स ने उनका अनाज परचेज किया। और एक लोग नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार क्या हुआ। जब राम आह्लाद कुंवर हैं हमारे यहाँ बड़े हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि पैक्स का खाद उधार नहीं जाता है और 17.5 लाख रुपए का किसानों ने उधार लिया है। हालांकि राम आह्लाद कुंवर काफ़ी अच्छे थे कि उन्होंने खाद लिया था, 6 महीने के बाद उन्होंने पैसा पे किया, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा पे कर दिया था। और उनका गेहूं खरीद हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि अभी हम गेहूं नहीं उठाएंगे, लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया कि अभी उठा लीजिए उठा लीजिए उठा लीजिए। ट्रक गया, ट्रक उनके दरवाजे पर फंस गया और ट्रक में गेहूँ लोड हो गया। बारिश तेज हो गई, अब इसका नतीजा हुआ कि गेहूँ भीग गया। अब गेहूं लेके जब हम एसएफसी के गोदाम में गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई ये गेहूं तो हम भीगा हुआ गेहूं नहीं लेंगे, क्योंकि उसका क्या होता है, मॉइस्चराइजर नापने की एक मशीन होती है, वो मशीन नापता है, उसके बाद आपके गेहूं का ग्रेड तय हो जाता है कि बी है या ए है, या धान का ग्रेड बी है या ए है, उसका मॉइस्चराइजर के प्रतिशत से वो ज्ञात होता है। तो उसने लगाया, बोला भाई तो हम लेंगे नहीं। और हुआ तो क्या था कि ऊपर से मतलब करीब 40-50 बोरा भीगा था, बाकी नीचे ठीक था, लेकिन उस 40-50 बोरा की वजह से पूरा ट्रक को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बिलीव नहीं करेंगे धनंजय जी, उस गेहूं को हमें खुले मार्केट में 1550 का बेचना पड़ा और किसानों को हमने 2150 का लमसम 2150 या 2200 या 2000 जो भी रेट था वो हमने पे किया। वो हमने पे किया। तो जब आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें हानि लाभ दोनों होता है। तो हानि होता है तो वो भी शेयर होल्डर के हिस्से आने चाहिए, सदस्यों के हिस्से आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हानि हुआ तो सिर्फ अध्यक्ष मर गया और लाभ हुआ तो उसमें पूरा कोऑपरेटिव चलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यवसाय होता है उसका सर तो वो सारा गेहूं लौटा दिया। हाँ, तो क्या इसमें क्या करेंगे? जो नियम है सरकार का, अगर सरकार कहती है कि हम परचेज करेंगे तो आप गेहूं की जगह पानी या पत्थर तो नहीं दे सकते हैं ना। गेहूं की जगह तो गेहूं ही देंगे। अगर सरकार चावल मांग रही है तो चावल की जगह धूल और ईंटा भर के आप दे देंगे तो वो तो नहीं लेगी सरकार। सरकार का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अनुकूल ही आपको अनाज वो लेगी सरकार, उस क्राइटेरिया को ही आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों किसान की बात करता हूँ कि गोदाम ही है, गोदाम का इस्तेमाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अशिक्षा है वो बहुत बड़ी वजह है। अब मैंने फलाने को वोट नहीं दिया इसलिए फलाने के पास काम में नहीं जाऊंगा, अब मैंने फलाने को वोट दिया तो गोदाम पे कैसे जाऊंगा? अरे भाई, आपने वोट नहीं दिया लेकिन आपका शेयर है। आप बिलीव करेंगे, जो राजनीतिक तौर पे कहते हैं कि भाई मैं विरोधी हूँ, उनको मैंने मेंबर बनाया है। आप नाम लीजिए किसी एक का, जो मुझे पानी पी के गाली देते हैं। उसका नाम बता दीजिए। मैं एक पैक्स में एक सवाल रहता है कि पैक्स में ये सवाल रहता है सर कि लोग अपने ही लोगों को मेंबर बनाया है। मैं बता देता हूँ। मैंने मेंबर बनाया है, राम आह्लाद कुंवर जी के बेटे को मेंबर बनाया है। मैंने राम आह्लाद कुंवर जी के बेटे को मैंने मेंबर बनाया है। मैं आप किसे कहेंगे? मैं पंचायत समिति मृत्युंजय जी को मैंने मेंबर बनाया है। मैंने सिकंदर भाई के घर में मैंने मेंबर बनाया है। आप किसकी बात कहेंगे? मैं बिल्कुल इस बात को लेकर हूँ। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, किसान है, हम उसको बनाएंगे। बिल्कुल, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ इस बात को कि भाई सबके पास जाना चाहिए। और ये कोई परमानेंट सीट नहीं है, ये परमानेंट सीट नहीं है। मैं इस पर परमानेंट बैठने के लिए नहीं आया हूँ और ये टेम्परेरी है, पॉलिटिक्स टेम्परेरी है। लेकिन हमारा आपका रिलेशन या समाज में जो रिलेशन है वो परमानेंट है। मैं जो लोगों ने मुझे कहा या नहीं भी कहा, मुझे याद रहा। मैं जिनका नाम लेता हूँ, जिनको मेंबर बनाया मैंने, 700 या 750 मेंबर था। इसके अलावा जो 1000 कुछ मेंबर मैंने बनाया है, किसी से मैंने एक सिक्का नहीं लिया और मैंने मेंबर बनाया। जबकि नियम है कि आप मेंबर से पैसा लेके, उसका आधार कार्ड लेके उसको बुलाइए, कीजिए, लेकिन वो हमने पे किया, हमने मेंबर बनाया है। और इसमें मैंने इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रखा है। शायद ही कोई परिवार होगा जो बचा होगा। अगर बचा हुआ है तो मेरी गलती है,
मैं जब लिस्ट देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने परिवार हैं सब लोगों को मैं शामिल कर दूं। अगर एक आध दो परिवार छूट रहे हैं तो वो मेरी गलती है, मैं उसको फिर सुधार करूंगा। लेकिन मैं इस चीज़ में बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता हूं और मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तक ठीक है, लेकिन उसको मैं व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं अगर आप पहले मुझे बता के आते तो मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाता। ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्व अध्यक्ष पर गबन का एफआईआर दर्ज कीजिए। मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप स्कैन करके आप उसको रख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। मतलब इसको रखेंगे अगर इस तरह का चीज़ जो फैक्ट है, फैक्ट को बहुत दिन से बहुत चीज मतलब फैक्ट अगर कोई चीज़ है तो वो मतलब सबों के सामने आना भी चाहिए। तो 10 साल से ये रिपोर्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने आज तक एफआईआर नहीं किया, क्योंकि भाई मैं जानता हूं, मैं आज पैक्स अध्यक्ष हूं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। हो सकता है कि मैंने काम किया, मैंने गोदाम बना दिया, या मैंने कुछ लोगों का एमएसपी पे अनाज परचेज कर लिया, या कुछ लोगों को मैंने खाद मुहैया करा दिया, तो हो सकता है कि दूसरा कोई जीत के आएगा, वो मुझसे भी बेहतर काम करेगा। संभव है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला हूँ। एक से एक लोग हैं, हो सकता है किसी के पास और भी बेहतर विजन हो, जो बेहतर विजन के साथ आए और बेहतर काम करे, और मैं ही परमानेंट नहीं हूँ। और मैं भी संभवतः मेरा ये संभवतः, मैं पक्का नहीं कर रहा हूँ, संभवतः मेरा ये शायद अंतिम ही पैक्स चुनाव होगा। और मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था, पैक्स चुनाव, लेकिन काफ़ी लोगों ने, जो लोग थे अपने, उन्होंने प्रेशराइज किया, उसके बाद मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो शायद मेरा ये लास्ट पैक्स चुनाव ही होगा। तो ये चीज़ मेरा बिल्कुल है कि भाई सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर मैं ही सब दिन एक चेयर पर बैठा रहता हूँ तो ये फिर गलत है। हाँ, आज मैं हूं, कल कोई और आएगा, परसों कोई आएगा, ये प्रक्रिया होगी। लेकिन जब तक मुझ में पोटेंशियल है, जब तक मुझ में लोगों को सर्व करने की शक्ति है, तो मैं अपने मेमोरेंडम के साथ लोगों के बीच में जाऊंगा। डजंट मीन कि लोग एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये लोगों पर है। वो उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ, जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको दावे के साथ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति, कोई भी जो हमारा मेंबर हो या गैर मेंबर हो, मेंबर है वो भी या गैर मेंबर भी है, कभी भी हमारे पास किसी भी काम के लिए आया हो पैक्स से संबंधित और लौट के गया हो, ऐसा संभव नहीं है। पैक्स से ट्रैक्टर मिला हुआ है, हमें ट्रैक्टर मिला हुआ है। जितने भी मृत्यु होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक्टर देते हैं। हम ड्राइवर का हम खुद पैसा देते हैं, सिर्फ तेल वो भराते हैं, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस होता है। अब क्या हुआ कि एक सदा टोल में है, वो उनको लेके मजिल गए। अब उसमें क्या हुआ कि उसका फट्ठा जो है कहीं गुम हो गया, 4500 रुपये का फट्ठा चला गया, तो वो पे करना पड़ा। कभी टायर फट जाता है, वो पे करना पड़ता है। ट्रैक्टर को सर्विसिंग करवाना होता है, वो पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो 2-4 किसान आते हैं, अब इसमें है क्या नियम कि ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहे उसको जोत सकते हैं। इसका नियम है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कीजिए, उसके बाद आपको टाइमिंग मिलेगा, और जिस समय ट्रैक्टर स्टार्ट होगा उस समय से 800 रुपये प्रति घंटा के दर से आपको पे करना पड़ेगा। अब बताइए कि कौन किसान 800 रुपये प्रति घंटा पे करेगा? इस कंपटीशन के मार्केट में जब ढेर सारा ट्रैक्टर है, जब घूमता रहता है, तो कौन किसान 800 रुपये प्रति घंटा में जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपका जोत के यहाँ तक फिर पहुँचेगा, 800 रुपये प्रति घंटा जोताएगा? किसान नहीं आते हैं। फिर भी 2-4 किसान जो है, जैसे इस बार हमारे वर्तमान सरपंच साहब हैं, या और भी चतरा के एक लोग थे, इस तरह से जो भी किसान आते हैं, 2-1 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, वो उनका जुताई का भी काम हो जाता है। और इसके अलावा जो मेन है मंजिल जाने के लिए, वो हमने कहा हुआ कि भाई जाने दो, ड्राइवर का अपना पैसा देना है मैं दे दूंगा, मैं सर्विसिंग का कॉस्ट है वो भी वहन कर लूँगा, कम से कम एक धार्मिक काम भी हो जाएगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक्टर वो हम जाते हैं, भेजते हैं। लेकिन पैक्स क्या कहता है? पैक्स कहता है कि आप इस काम में भेजते हैं तो उससे पैसा लीजिए और पैसा कमाइए और पैसा करके मुनाफा दीजिए। अब बताइए कि अब मृत्यु में, किसी की मृत्यु में मैं ट्रैक्टर का भाड़ा लूँगा, अच्छा लगेगा? लगेगा। अब किसी का 2 कट्ठा या 3 कट्ठा खेत जोतना है, उसको मैं कहूँगा कि भाई आप SMS से बुकिंग कीजिए, आप पे OTP आएगा, फिर OTP से नंबर डालिए, फिर भेजिए, अच्छा लगेगा? तो जो सरकार का नियम है उसके अनुकूल अगर आप चलिएगा तो आप एक कदम भी नहीं चल पाइएगा। तो सब चीज़ को मिला जुला के, और मुझे खुशी है मैं कि पैक्स में अपना मैंने अभी तक बेस्ट दिया है, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं थी वो ऑडिट को लेकर, वो भी हमने दूर कर लिया है, जो पिछले पैक्स अध्यक्ष के द्वारा अभी तक प्रभार भी नहीं दिया गया, और 1,23,00,000 का जो डिफिसिट है वो उनके सिर पर है, वो किस कारण से है भगवान जाने। तो इस वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो भी ऑडिट हो गया पिछली बार, पिछले सीजन में। इस बार तो भी आचार संहिता लगा हुआ है, तो खाद नहीं आ सकता है, बीज नहीं आ सकता है। पिछली बार भी
हम खाद ला के हमने लोगों को दिया है। मैं नाम है, हमारे पास लिस्ट है कि किन किन लोगों ने पिछली बार लिया, किन किन लोगों ने पहली बार लिया, किन किन से हम लोगों ने धान परचेज किया, किन किन लोगों से हमने गेहूं परचेज किया। और आप समझेंगे, मैंने तो पिछली बार मेरे फेसबुक लाइव में या मैंने जो आम सभा किया था, वो आम सभा का मैं वीडियो भी ढूंढ के अपलोड कर दूंगा। मैंने खुले तौर पर कहा था कि सरकार MSP पे लेती है, ठीक है। अगर आपके पास उत्पादन नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो भी आप कहीं से 5 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल खरीद के मुझे पैक्स को दे दीजिए, आप 2000 4000 कमा लेंगे। ऐसे भी लोगों ने किया है हमारे ग्राम पर, ऐसे भी लोग हैं, उनका भी मैं नाम ले लूँगा। मैं धनंजय चौरसिया जी का नाम ले लूँगा कि ऐसे लोग आए थे, मैंने उसका भी ले लिया। मैंने कहा था कि आप अगर बेरोजगार हैं तो जाइए आप परचेज कर लीजिए कहीं से, MSP पे हम हाँ, और MSP पर हम ले लेंगे। मेरा क्या जा रहा है, गवर्नमेंट का जा रहा है, गवर्नमेंट का जाएगा, मैं दे दूंगा। मैंने वैसे भी किया है, तो मैं इसमें बिल्कुल तरह ओपन किताब हूँ। कोई व्यक्ति खड़ा होकर मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि हम गेहूं बेचने के लिए गए या धान बेचने के लिए गए, हमको नहीं खरीदा गया या वापस कर दिया गया, या खाद के लिए गए, खाद नहीं मिला। खाद तभी नहीं मिला जब खाद यहाँ उपलब्ध नहीं था या गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं था, दो ही शर्त पर। क्योंकि बीच में काफ़ी जो चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा था, उसमें चीन ने एक्सपोर्ट करना रोक दिया था, तो इस वजह से खाद की किल्लत बीच में हुई थी। तो उस समय तो बात ही अलग है। नहीं तो जब जब उपलब्ध होता है हम हर बार खाद लाते हैं, खाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों में जो भी खर्च हो रहा है वो निजी मेरा हो रहा है। अच्छा, चूँकि समिति के पास अपना पहले से कोई पैसा नहीं था, 0 कॉइन था, डिफिसिट में समिति थी, और किसी शेयर होल्डर ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कोई शेयर होल्डर ने, ना मैंने मांगा ना उन्होंने दिया, तो हमने खुद अपने स्तर से किया। अब मैं किसका बात बताओ, मैं हमारे गार्जियन हैं, नरेश भाई जी हैं, आप उनसे पूछिए कि पैक्स को उनका फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। इसका गवाह शशि झा है। अगर वो कह देंगे कि पैक्स का फ़ायदा मुझे नहीं मिला है, मैं अपने चुनाव से वापस हो जाऊँगा, मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा। मैं रिपोर्टर धनंजय के ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आप नरेश भाई जी से पूछिए कि बरौना पैक्स से आपको कभी फ़ायदा मिला है। अगर वो कह देंगे कि मुझे फ़ायदा नहीं मिला है तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूँगा। आप किसकी बात करते हैं? आप आइए ना, कोई एक आदमी आइए जो सदस्य मेरे हैं या गैर सदस्य हैं, आप आइए और मेरे सामने आकर कहिए कि हाँ पैक्स में मैं अमुक दिन आपको गेहूं बेचने के लिए आया, आपने गेहूं नहीं लिया, अमुक दिन मैंने धान बेचने के लिए आया, मैंने धान नहीं लिया। अरे भाई, ज़बरदस्ती गेहूं लेके गेहूं भिगा के 400-500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मैंने भुगतान किया है। तो मैं इस बात में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, बिल्कुल खुला हुआ हूँ कि भाई वोट किसने किया किसने नहीं दिया ये चुनाव के दिन तक की बात है। चुनाव के बाद अगर आपको जनता ने चुना है तो आप सबके प्रतिनिधि हैं, सबका काम होना चाहिए। अब लोग ही आपके पास ना आए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब हम मुखिया बने तो उस समय शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास है, और चुनाव में बूथ नंबर वार्ड नंबर 13 में मुसहरी में मेरे साथ राजीव जी ने बहस किया था। राजीव जी गीता बाबा के लड़के, चाचा लगे, मेरे साथ बहस किया था। कोई बात नहीं है, चुनाव का था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से घर आया, मैंने उनको घर दिया। मैं चाहता तो उनका घर को रोक सकता था, मैं आपको पूछने के लिए कहता हूँ। तो मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में विश्वास नहीं करता हूँ, कतई विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल खुला हुआ व्यक्ति हूँ, बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ। मैं जब धान खरीदना हुआ, गेहूं खरीदना हुआ, मैंने अजय भाई से गेहूं खरीदा, मैंने मनोज जी से लिया है। मैं किसी चीज़ से, मेरे पास इस बात के लिए कोई अवरोध नहीं है कि आप दीजिए, आप नहीं दीजिए, आप खरीद के दे रहे हैं, आप बेच के दे रहे हैं, आपका गेहूं ऐसा है वैसा है। वो सरकार कहती है ग्रेड ए लेने के लिए हम ग्रेड ए का पे कर देते हैं, गेहूं ग्रेड बी में होता है, धान ग्रेड बी में होता है, वहाँ BCO को कुछ देना पड़ता है, DCO को कभी कुछ नहीं। जो है आप दीजिए, ख़त्म कीजिए, जो है ख़त्म कीजिए। सर, ये मतलब बिल्कुल जिस तरह का माहौल इस पंचायत में है और जिस तरह की संकीर्णता है उन चीज़ों पर ये खुल के बात की। अभी जो भी बात कह रहे थे बिल्कुल खुल के स्पष्ट रूप से कहे कि देखिए, मैं इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वोट तक होती है, वोट में हो सकती है, लेकिन चुनाव में जीत जाने के बाद अगर हम पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो हम सबों के प्रतिनिधि हैं और सबों के प्रतिनिधि के माध्यम से जो सरकारी लाभ हो हम समान रूप से सारे लोगों को देते हैं। और पैक्स में जो भी किसान थे, किसान बनने लायक हैं, उन सबको मेंबर बनाया और
किसी भी तरह से जो हमारे राजनीति में ठीक है, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जो लोग असहमत भी होते हैं इसका मतलब ये नहीं हम उनको ज़रूर उनका जो वाजिब हक है वो हमने दिया है। और इन्होंने अपने नाम कह के हम इन लोगों को ये सब चीज़ें दिए हैं, ये ऑन कैमरा बातें जा रही हैं कि बिल्कुल हमने उनको ये फ़ायदा पहुंचाया है। और हमारे अंदर जो मतलब राजनीति का ये चीज़ है कि हम इन चीज़ों की जड़ता को ही तोड़ रहे हैं कि ठीक है चुनाव तक हमारी अदावत या चुनाव में जो भी जैसे है राजनीतिक विरोध तो रहेगा ही, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो अगर लाभुक होने के लिए उसकी अर्हता एकदम है तो हम उसको लाभ देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा भी हुआ है कि स्थिति कि गेहूँ लेने के लिए लोग प्रेशराइज़ किए और बारिश हो रही थी फिर भी हमें लेना पड़ा, और उससे हमें क्या नुकसान हुआ इन सब चीज़ों का। तो हम लोगों ने इस तरह से संकीर्ण तरीके से उसको ये नहीं कि हम नहीं लेना, जब जान रहे हैं कि वो हमारे राजनीतिक थोड़ा सा विरोध है फिर भी उनका सामान हम बिल्कुल प्रायोरिटी के साथ पहुँचाएँ। करना चाहता हूँ आपको, पूरे बरहना ग्राम पंचायत में आप चले जाइए और एक आदमी को ढूंढिए जो कहे कि मैंने कुणाल को कहा कि मेंबर बना दो और कुणाल ने मेंबर नहीं बनाया। आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जिसने कहा उसको भी बनाया, जिसने नहीं कहा उसको भी नहीं बनाया। मैं रामहलात कुंवर के बेटे पवन की बात करता हूँ, उन्होंने नहीं कहा था मुझे मेंबर बनाने के लिए, मैंने मेंबर बनाया। तो आप एक किसान को ढूंढ के लाइए जिन्होंने कहा हो कि मेरा गेहूँ खरीद लो, कुणाल ने नहीं लिया। कोई एक किसान ढूंढ के लाइए जो बोले कि मेरा धान खरीद लो, कुणाल ने नहीं खरीदा। आप किसी एक व्यक्ति को ढूंढ के लाइए जो कहे कि हाँ हम खाद के लिए गए, बरौना पैक्स में खाद मौजूद था, मुझे खाद नहीं दिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इत्तेफाक से मैं जो कह रहा हूँ उसका गवाह है। अगर हम अपने गार्जियन हमारे हैं नरेश भाई जी के बारे में अगर मैंने कहा तो वहाँ शशि झा हैं, ऐसे ढेरों दर्जनों। मैं मंटुन दा के बारे में कह रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको बरौना पैक्स से फ़ायदा नहीं पहुंचा हो। ऐसा वही किसान होंगे जो हमारे पैक्स पर फ़ायदा लेने के लिए नहीं आया। अगर ऐसे कोई हैं तो सामने आए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताएं कि हम अमुक तारीख को अमुक समय में आपके पास गया था, आपने मुझे लौटा दिया, आपने गेहूं नहीं लिया, चावल नहीं लिया, धान नहीं लिया, व्हाटएवर जो भी। सर क्लियर बता रहे हैं, हम आपको नाम बता रहे हैं, उनको पैक्स से लाभ मिला है। अगर उनको लाभ मिला है हम उनको लाभ पहुँचाए हैं। अगर उनको लगता है कि सर बोल रहे हैं हमें लाभ नहीं पहुँचा तो वो आके वीडियो बना के हमको बताएं कि हम डायरेक्ट करें, मेरा फोन नंबर है, बता दें डायरेक्ट कि हमको फायदा नहीं पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब कहना ये है कि राजनीतिक तौर पे चीज़ें होती है, लेकिन काम आप जब खड़े होते हैं और काम करने के लिए आएंगे तो उसका जो टेक्निकल इशूज़ है उस पे एक आप लोकप्रिय बात करके एक चीज़ों को अधिक मतलब आ जाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं। उसके काम में कितनी दुश्वारियां हैं और वो कैसे काम करता है, इन चीज़ों पे भी जनता को तो आप बरगला देते हैं कि भाई ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, बट उस दुश्वारियाँ कैसे क्या और किस परिस्थिति में काम हुआ है वो सारा चीज़ अभी समझा रहे थे। उन सब चीज़ों को भी ध्यान करके लोग खड़ा होना डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल होना ही चाहिए। और मतलब आपकी राजनीतिक मतलब राजनीतिक विरोध या चीज़ें हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स को बरगलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और फैक्ट्स अगर ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। अगर मैं कह रहा हूं कि अमुक व्यक्ति से मैंने धान खरीदा है तो हमारे पास उनका अकाउंट नंबर है, अकाउंट में कितना पैसा गया है वो डिटेल है, किस तारीख को पैसा गया है डिटेल है, उनका एलपीसी है, उनका रसीद है, सब कुछ है, सारे डिटेल्स ऑन पेपर हैं। जिन्होंने खाद लिया है वो हमारे पास लिस्ट है, वो सारा डिटेल ऑन पेपर्स है। अगर चाहेंगे लोग तो मैं उसको भी ऑन एयर कर दूंगा। मैं फेसबुक के माध्यम से, आपके माध्यम से या फोटो स्टेट करा के मैं पूरे गांव में बांट दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई हिडन, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, बिल्कुल खुली किताब है। इसमें अब जितना है सब ऑनलाइन है, सब ऑन रिकॉर्ड है। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। फैक्ट है, फैक्ट है, जो फैक्ट है फैक्ट। मैं जब अभी चुनाव में आऊँगा तो मैं जनता के पास क्या कहने के लिए जाऊँगा कि आप सिर्फ वोट दे दीजिए? मैं ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। मैं अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा कि मैंने ये काम किया है, अब भविष्य में मैं ये काम करना चाहता हूं।
मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेरी बात है कि मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मेरे कामों का ये हिसाब लीजिए बात खत्म। मैं अभी मुखिया का भी चुनाव हुआ था सर, इसमें तो ये भी डिफरेंट है कि आज के समय में कोई इस तरह के तारे दिखा देंगे, लेकिन वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको तो एक काम करने का अनुभव है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ ये, लेकिन वो अगर फैक्ट रियलिटी से दूर होगा तो उसको तो मतलब काटना होगा ना सर। बिल्कुल। देखिए, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। हाँ। जनता है, और जनता आज के दौर में बहुत ही होशियार है, वो जानती है। और कोई बात क्रेडिबिलिटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज कोई एक जिसके पास क्रेडिबिलिटी है वो खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया दे दूंगा, और वो कल को ना भी दे लेकिन लोग उस पर बिलीव कर लेंगे। और जिसकी क्रेडिबिलिटी सोसाइटी में नहीं है, उसके पास अगर 1 लाख रुपया है भी और लोगों को कहेगा कि मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा, लोग नहीं मानेगा। तो पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो क्रेडिबिलिटी है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी प्रासंगिकता क्या है, लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये क्रेडिबिलिटी एक दिन, 1 साल या एक झटके में नहीं आती है। हाँ, मैं चुनौती देता हूं आपको कि आप मुझ पर एक आरोप लगा दें, एक गलत आरोप लगा दे पैक्स में कि हाँ इसमें ये गलत हुआ है, मैं स्वीकार करूंगा आपको। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूं कि आप आइए ऑन रिकॉर्ड। और ऑन रिकॉर्ड क्यों, ऐसा क्यों कि मैं कुछ बोलूँगा आप कुछ बोलें। यूएस की तरह एक हेल्दी राजनीति का एक शुरुआत कीजिए बिहार में, और पंचायत भवन पे आइए और दोनों तरफ से लगाइए, जो उम्मीदवार हैं खड़े होइए, जो उम्मीदवार से आप सवाल पूछिए कि आपने क्या किया, उम्मीदवार आपको बता दे कि मैंने क्या किया, क्या करूँगा नहीं करूँगा। हम जेएनयू से पास आउट हैं, जेएनयू में भी यही परंपरा है, आप उस परंपरा को फॉलो कीजिए। और क्यों किसी को कहने पर आप परोक्ष रूप से कहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे, आप फ्रंट पे आके सामने क्यों नहीं बात करेंगे? हेल्दी बात, हेल्दी टॉक, स्वस्थ बातचीत, बिल्कुल। डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे कि भाई आपने पिछली बार आप पैक्स अध्यक्ष बने, आपने कुछ नहीं किया, भाई आपने किसानों को खाद नहीं दिया, भाई गेहूं नहीं खरीदा, भाई अपने चावल नहीं खरीदा। मैं अपने रिकॉर्ड के साथ जाऊंगा कि भाई पिछले साल मैंने इतने लोगों से खरीदा, भाई मैंने अमुक तारीख को माइकिंग करवाया लेकिन आपने नहीं आया, भाई मैंने ये कराया, मैं ऑन रिकॉर्ड जाऊंगा। क्यों नहीं, आप आइए, मैं स्वागत करता हूं आपसे। और राजनीति में आरोप लगाना ये तो हिस्सा है, ये जब आप इसमें हैं, इन द पॉलिटिक्स आप हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह आपको रेड कारपेट बिछा के ही दिया जाए। जनता ने मुझे रेड कारपेट बिछा के बुलाया है, 2 बार जनता ने रेड कारपेट बिछाया है। और इसके अलावा मैं पैक्स अध्यक्ष था। पैक्स अध्यक्ष में बहुत सीमित संसाधन, नहीं के बराबर संसाधन होता है। अगर आप एक पैक्स अध्यक्ष के पास अपनी पूंजी नहीं है, वो मजबूत नहीं है, तो पैक्स नहीं चला सकता, पैक्स रन नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप इस बात को देख लें कि कोई भी पैक्स अध्यक्ष जो कमजोर है, वहाँ पैक्स सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो चूंकि पैक्स में अपना पूंजी लगाना होता है, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख पूंजी लगाना पड़ता है, तभी पैक्स सर्वाइव करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप उस बात पर आइए, और पैक्स ने क्या किया नहीं किया ये खुली किताब है, और क्या मैं करूँगा, मैं जनता के बीच जाऊँगा। और इतने सीमित संसाधन के बाद भी जनता ने मुखिया के तौर पर हमारे उम्मीदवार को चयन किया। तो ये तो बता रहा है ना कि जनता में हमारा एक्सेप्टेंस है, जनता में हमारी क्रेडिबिलिटी है, मुहर लगा। हाँ, और पैक्स अध्यक्ष पहले से हैं और पंचायत बिल्कुल। और मैं 24/7 चुनावी मोड पे ही होता हूँ। 24/7 हमारी पूरी टीम चुनावी मोड में ही रहती है। और हम 5 साल में हम 3 चुनाव लड़ते हैं। हम एक चुनाव में 3 चुनाव लड़ते हैं 5 साल में। और ये चुनाव है, फिर विधानसभा है, फिर मुखिया का चुनाव है, लगातार चुनाव है। और हमारी टीम 24/7 हर चुनाव के लिए तत्परता से तैयार है। इसमें कहीं कोई व्यक्ति प्रिपरेशन, हमारे पास पूरा प्रिपरेशन है। हम कैसे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास प्रिपरेशन है, हम तैयार हैं बिल्कुल। क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो सरकार के नीति के अनुरूप किया है, और हमें अपने काम पर भरोसा है और जनता पर भरोसा है। धन्यवाद आपका। तो पैक्स चुनाव में इस तरह की स्टोरी हम बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।